हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना। सो आज से हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि इंडियन पॉलिटी के जितने भी टॉपिक हैं सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो यहाँ से आपको एक आधा क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही। एक क्या, कम से कम एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं इंडियन पॉलिटी में से ही। एंड अगर आपको लगता है कि आपको कोई फ्रेंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसके साथ मेरी वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करना, सो दैट कि उसको भी मेरे नोट्स का थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का संविधान कैसे बना। तो इसकी शुरुआत हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान से। कैबिनेट मिशन प्लान आया था इंडिया में। अब ये क्यों आया था, इसका काम क्या था? तो इससे पहले आप एक चीज़ देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि काफ़ी सालों तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया था। लगभग 1600 के करीब वो इंडिया आए थे और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि कितने सालों तक उन्होंने हमारे देश पे रूल किया। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हार मान ली। तो उनकी हार मानने के पीछे का कारण क्या था? तो उसके पीछे का कारण था वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ, यूरोप की पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो उन्होंने सोचा कि अब भारत को संभालना तो उनके बस की बात रही नहीं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिशन प्लान भेजा इंडिया में। लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान उन्होंने इंडिया में कब भेजा, जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हो गई थी। जस्ट वर्ल्ड वॉर टू एंड होने के बाद उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा था 1946 में। अब देखो, कैबिनेट मिशन प्लान भेजा उन्होंने इंडिया में, और इसमें कितने लोग आए थे, कितने मिनिस्टर आए थे कैबिनेट मिशन प्लान में? 3 मिनिस्टर आए थे। SPA, तो स्पा से आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से कि 3 जो लोग आए थे कैबिनेट मिशन प्लान में, वो कौन कौन थे। तो पहला नाम है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरा है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, थर्ड है मिस्टर AV अलेक्जेंडर। तो ये 3 नाम तो आपने एकदम रट लेने हैं। और इनके टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया के वॉइस रॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड वेवल थे इनके टाइम पे। ठीक है, अब एक चीज देखो, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में इंडिया आया था। काम क्या था इसका, क्यों आया था इंडिया? इसका काम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना। अब देखो, हमारा देश आज़ाद हो चुका था तो हमारे देश के लिए अभी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत भी थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी तो चाहिए थी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान आया था इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि जो कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया आया था वो कब से कब तक इंडिया में रहा था, कितने टाइम के लिए रहा था? तो दिस मिशन वॉज इन इंडिया फ्रॉम मार्च 1946 टू मई 1946। तो लगभग 3 महीने तक तो ये कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में रहा था, और इसका काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना। मार्च 1946 टू मई 1946। तो ये देखो, मार्च में M आता है, मई में भी M आता है, तो मार्च से मई तक ये कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में रहा था। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन 19 नवंबर 1946। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कब फॉर्म हुई थी? नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड हुई थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाई गई थी, जस्ट मैंने आपको अभी बताया। टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का संविधान बनाना था, तो संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने बनाया? कैबिनेट मिशन प्लान जो इंडिया में आया था उसने बनाया। अब हमारे देश की अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है। अब इसके बाद क्या होगा, संविधान बनाना है हमारे देश का, तो उसको बनाने के लिए क्या होगा, मीटिंग्स होंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। अभी मैंने HP टेट का एग्जाम दिया था, तो वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जिसके हेड कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अब जो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखो, हुआ क्या था कि फर्स्ट मीटिंग जब हुई तो किसी ना किसी को तो प्रेसिडेंट बनाना था। तो क्या हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा जी को हेड बना दिया गया था, इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था, लेकिन ये टेम्परेरी थे। नेक्स्ट मीटिंग हुई, तो नेक्स्ट मीटिंग हुई जस्ट मतलब 2 दिन बाद नेक्स्ट मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 में। अब यहाँ पे हमारे देश के प्रेसिडेंट चुने गए। ठीक है, प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? HC मुखर्जी थे। अब अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो वैसे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन ये टेम्परेरी थे। लेकिन आपको ये पूछ लिया जाए कि परमानेंट, कि हमारे इंडिया के परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर।
कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? BN राव थे। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मीन्स कि हमारे देश का संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की ज़रूरत है। ये आइडिया किसने दिया था? MN रॉय ने दिया था 1934 में। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने के लिए वो आइडिया किसने दिया था? MN रॉय ने दिया था 1934 में। अब यहाँ बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल मेंबर कितने थे। तो टोटल मेंबर्स जो थे इसके वो कितने थे? 389 थे। अब 389 को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया था 296 और 93 में। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, एज इट इज़ याद रखने हैं। जो 296 सीट्स थी वो कहाँ से थी? फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया से थी। और 93 थी, इसमें क्या था? रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स यानी कि वो स्टेट्स जो राजा महाराजाओं या किसी गवर्नर के अंडर हो, वो प्रिंसली स्टेट्स होती हैं। और जो ये वाली सीट्स थी ना, ये रिमेन्ड अनफिल्ड, ये हमेशा अनफिल्ड रही क्योंकि ये लोग जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर ही रहते थे, तो इनकी सीट्स कभी फिल नहीं हुई। ठीक है। फिर 296 सीट्स जो ब्रिटिश इंडिया में से थी, इसको भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया था 292 और 4 में। 292 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश प्रोविंसेस की थी और 4 सीट्स जो थी वो किसकी थी? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की थी। अब देखो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के अंडर कौन कौन सी आती थी? तो वो है चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के अंडर कौन कौन आती थी? दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये सारी किसके अंडर थी? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के अंडर थी। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी क्वेश्चन आ जाता है। आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, देखो जब तक इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था तब तक टोटल सीट्स कितनी थी? 389 थी। लेकिन जब इंडिया का पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया, तो इसकी जो सीट्स थी वो रिड्यूस होके 299 रह गई थी। तो ये भी आपने याद रखना है कि इंडिया के पार्टीशन से पहले कितनी सीट्स थी। देखो यहाँ हमने लिखा है टोटल सीट्स 389 थी और इंडिया के पार्टीशन के बाद कितनी रह गई थी? 299। एलिफेंट सिंबल अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कौन सा सिंबल अडॉप्ट किया था? एलिफेंट का सिंबल अडॉप्ट किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो मैंने बहुत डीपली नोट्स नहीं बनाया है, बट मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस मैंने वही कवर किया है। ठीक है, सो दैट कि आपको रिविजन करने में ईजी हो। अब नेक्स्ट देखो, एज फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ द असेंबली, मेंबर्स वर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली फॉलोड द स्कीम रिकमेंडेड बाय द कैबिनेट मिशन। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर चुने गए थे, यानी कि अभी देखो अभी हमने किया था ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल मेंबर कितने थे? 389 थे। ठीक है, जिसमें से रिड्यूस होके फिर 299 रह गए थे। अब वो मेंबर्स कैसे चुने गए थे? इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चुने गए थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है? जो जनता के द्वारा ना चुने जाए। अच्छा, तो अगर ये जनता के द्वारा नहीं चुने जा रहे तो फिर किसी ना किसी के द्वारा तो चुने जा रहे हैं ना। तो किसके द्वारा चुने जा रहे हैं? मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे जिसमें सभी के सभी मेंबर जो थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से लाए गए थे। यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली क्या? प्रांतीय विधानसभाओं के मेंबर लाए गए थे और उन्हीं लोगों ने हमारे देश का संविधान बनाया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल मेंबर कितने हैं और जो उसके मेंबर्स आए थे वो कैसे आए थे? इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए थे। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि उनके बीच में जो हमने सीट्स अलॉट करनी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब देखो, सीट अलॉटेड प्रोपोर्शनल टू ईच वंस रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो ऑफ 1 to 1 million। तो इसको मैंने थोड़ा हाईलाइट करके लिखा है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1 to 1 million। इसका मतलब क्या हुआ 1 to 1 million? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 मिलियन पॉपुलेशन है किसी सिख की, कोई सिख है, सिख्स की अगर 10 मिलियन पॉपुलेशन है तो उसको 10 सीट मिलेगी। अगर किसी मुस्लिम की 1 मिलियन पॉपुलेशन है तो 1 सीट मिलेगी। ठीक है, 1 मिलियन पॉपुलेशन पे 1 सीट मिलती है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे सीट्स जो है वो अलॉट की जाती है। अगर 2 मिलियन पॉपुलेशन होगी तो 2 सीट्स मिलेगी, 3 मिलियन पॉपुलेशन होगी तो 3 सीट्स मिलेगी। तो ये प्रोपोर्शन था उनको सीट अलॉटेड करने का। अब ये जो सीट्स है ये क्यों अलॉट की जा रही है? क्योंकि देखो अब जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मुस्लिम तो चाहिए ना, सिख्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिख चाहिए, हिंदू हो गए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई हिंदू चाहिए। इनके बीच में सीट्स को क्या करना था? डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो उसका प्रोपोर्शन क्या था? 1 to 1 million। तो ऐसे सीट्स को क्या किया गया? डिस्ट्रीब्यूट किया गया मुस्लिम, सिख और जनरल के बीच में। नेक्स्ट है
अब देखो हमारे देश का संविधान बना, तो हमारे देश का संविधान बनने के लिए कितना समय लगा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये तो आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए। इट टुक्स 2 year 11 months and 18 day टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। 2 साल 11 मंथ 18 दिन लग गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, फाइनलाइज करने में। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट हेल्ड 11 सेशन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो टोटल कितने सेशन हुए थे, कितने सेशन हुए थे, 11 सेशन हुए थे टोटल, कवरिंग का टोटल ऑफ 165 डेज। 165 डेज लगे थे टोटल, जिसमें से 114 डे कहाँ स्पेंड हुए थे, द कंसिडरेशन ऑफ एंड डिस्कशन ऑन द ड्राफ्ट कमीशन। ठीक है, ड्राफ्ट कमीशन के लिए ही 114 दिन जो है वो यहाँ पे लग गए थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखो, B.R. अम्बेडकर वॉज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। अब एक कमेटी बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, उसकी चेयरमैन बनाया गया किसको, B.R. अम्बेडकर को। अब B.R. अम्बेडकर जो थे वो हमारा देश आज़ाद होने के बाद फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए, B.R. अम्बेडकर, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी ये कब बनाई गई थी, डायरेक्ट आती है यहाँ से भी डेट, 29 अगस्त 1947। हमारा देश आज़ाद होने के बाद 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। और B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ना, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो वो आंसर क्या होगा, B.R. अम्बेडकर। अब देखो 2 मीटिंग्स तो हमारी हो गई, अब थर्ड मीटिंग जो थी वो कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 में हुई थी थर्ड मीटिंग। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, OR जिसको हम बोलते हैं। ये एक गाइडिंग फोर्स एक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए। मीन्स कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो कैसा होना चाहिए, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो बताता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब देखो सब लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली 22 जनवरी 1947 में जो ये OR था, OR ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसको पास कर दिया गया था। नेक्स्ट है सम फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखो हमारा देश आज़ाद होने से पहले हमारे देश को एक नेशनल फ्लैग की भी ज़रूरत थी, तो 22 जुलाई 1947 में नेशनल फ्लैग जो है वो अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट है नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, दोनों ही कब अडॉप्ट किए गए थे, 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, दोनों ही इसी दिन अडॉप्ट किए गए थे। 26 नवंबर 1949 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो पास कर दिया गया था। तो यहाँ पे 2 डेट्स होती है, एक 26 नवंबर 1949 और एक होती है 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 में तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ये फोर्स में लाया गया था, लेकिन पास कब हो गया था ये, 26 नवंबर 1949 में। लास्ट सेशन ऑफ असेंबली, तो असेंबली का जो लास्ट सेशन था वो कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 में असेंबली का लास्ट सेशन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आपने याद रखना है फर्स्ट कब हुआ था और लास्ट कब हुआ था, ये दोनों आपने याद रखने हैं। अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर, अब हमारा इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उसको बनाने में खर्चा कितना आया, 63,96,729, इतना खर्चा आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। अब हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्टेड। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 1950 के टाइम पे और आज के टाइम पे इसके कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं एंड कितने शेड्यूल हैं। तो 1950 में इसके कितने पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे, लेकिन अगर हम आज के टाइम पे देखें तो कितने पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं। अभी HP टेट में भी ये वाला क्वेश्चन आया था 2023 में। ठीक है, तो देखो आप यहीं पे देखो, यहाँ से देख सकते हो कि 1 या 2 क्वेश्चन तो बनते हैं इंडियन पॉलिटी से, तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो 1950 में पार्ट्स कितने थे, 22 थे, और आज के टाइम पे कितने हैं, 25 हैं। आर्टिकल्स थे 395 और आज के टाइम पे कितने आर्टिकल्स हैं, 465। शेड्यूल कितने थे, 8 शेड्यूल्स थे और 12 शेड्यूल्स जो हैं वो आज के टाइम पे हैं। 8 शेड्यूल थे 1950 में और आज के टाइम पे 12 शेड्यूल्स हैं।
अब देखो, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, जब वो 26 नवंबर 1946 में पास हो गया था, लेकिन उसको फोर्स में हम 26 जनवरी 1950 में ही क्यों लेके आए? क्योंकि 1930 में इसी दिन 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज का आइडिया जो था वो पास किया गया था लाहौर में। इसलिए 26 जनवरी 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको फोर्स में लाया गया था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।